इसको दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। अच्छा, राइट को दक्षिण क्यों कहते हैं, किसी को पता चला है आज दिन तक? राइट को दक्षिण क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, दायां क्यों नहीं कह रहे? या फिर जितने भी आप हिंदी के हम वो देखते हैं ना चीजें, तो हिंदी में दाएं को दक्षिण कह दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? चलो मैं बता देती हूँ। हमारी जो संस्कृति है, हिंदू कल्चर जो है, उसमें ये कहा जाता है कि हमें पूर्व की तरफ देखते हुए काफ़ी चीज़ें करनी चाहिए, कि पूर्व दिशा क्या होती है, शुभ दिशा होती है। तो अगर मैं पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ी होंगी तो मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा को इंगित करता है, सही होता है ना। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त नियम, या फिर दक्षिण, दाएं को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। ये होता क्या है, तो देखिएगा, मान लीजिएगा ये कोई भी कंडक्टर वायर है, इसमें इस प्रकार से आपकी क्या प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। अगर इस प्रकार से धारा की दिशा में मैंने अपना अंगूठा रखा है राइट हैंड से, तो जो मेरी अंगुलियां मुड़ेगी, मुट्ठी बंद करने के बाद में अंगुलियां इस दिशा में मुड़ेगी, मेरी इसी दिशा में मुड़ेगी ना अंगुलियां। तो ये जो दिशा होगी, जिस दिशा में मेरी अंगुलियां मुड़ रही है, ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। समझ में आ गई? और इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। ये स्क्रू का मतलब क्या होता है कि जब हम स्क्रू को बंद करते हैं तो वो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो वो उल्टा घूमेगा, मतलब इस प्रकार से घूमेगा। समझ में आ गई चीज? इसको यूं घुमाएंगे, स्क्रू को अंदर जाएगा तो वो उल्टा घूमता है। लेकिन अगर हम इसको ऊपर खोलेंगे तो किसे घूमेगा, वो कुछ इस तरीके से घूमेगा। मतलब अगर स्क्रू को खोलते समय वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, धारा की दिशा हम ऊपर की तरफ मानेंगे, तो जिस दिशा में वो स्क्रू घूमेगा वो दिशा किसकी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। सेम वही बात है। तो यही एक नियम है, इसी को हम क्या कह देते हैं, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम कह देते हैं। एक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसके बाद में लेफ्ट हैंड रूल की बात कर देते हैं। वाम हस्त नियम क्या है, तो हेडिंग डाल लो आप पहले, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय बल रेखा है, मैंने आपको कल करवा दी थी। अभी करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और उसमें सबसे पहले लिखना है दक्षिण हस्त नियम, स्लैश लगा के लिख लेना मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। स्लैश लगा के क्या लिखना है, मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। लिख लिया? इसमें स्लैश लगा के लिखना, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में कंडक्टर वायर, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में किसी चालक तार पर प्रवाहित धारा की दिशा में दाएं हाथ का या दाहिने हाथ का अंगूठा रखा जाए, दाहिने हाथ का अंगूठा रखा जाए, दाहिने हाथ का अंगूठा रखा जाए, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लो धारा इधर जा रही है नीचे, तो अंगुलियां ऐसे मुड़ जाएगी,
तो ये उल्टी दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब पहले लिख लो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसको लिख लेते हैं, हम बाद में करेंगे। इसमें लिखना, यदि बाएं हाथ के अंगूठे, यदि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यदि बाएं हाथ के अंगूठे यदि बाएं हाथ के अंगूठे कॉमा तर्जनी, ये वाली फर्स्ट फिंगर तर्जनी, ठीक है, तर्जनी कॉमा मध्यमा सेकंड फिंगर, बाएं हाथ के अंगूठे कॉमा तर्जनी कॉमा मध्यमा को इस प्रकार रखा जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। कुछ इस प्रकार से रखा जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के लंबवत हो एवं अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करें, एवं अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करें, एवं अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करे। मध्यमा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो दिशा को प्रदर्शित करें तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। तो तर्जनी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। देख लिया? चलो इसको समझ लेते हैं हम। पहले ये है क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर नाम है तो लेफ्ट हैंड कैसे हो जाएगा अपना, ये वाला। और इसको रखना कैसे है, तीन है हमारे अंगूठा, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, तीनों को कुछ इस प्रकार से रखना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। कि अगर ये देखेंगे दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री बन रहा है, और इन दोनों के बीच में भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, लंबवत। तो इसमें से अगर अंगूठे पर चालक तार पर आरोपित बल होगा, मतलब इस पर फोर्स ये है, अगर ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं मैडम हम। ठीक है, तो जैसे हमारी 3 फेज मोटर्स वगैरह होती है, या जो भी 3 फेज जितने भी ऑल्टरनेटर आ जाएंगे, जनरेटर आ जाएंगे, जब अगर आगे हम हायर स्टडीज करते हैं इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म या फिर EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आगे यहाँ पर एक राइट हैंड रूल भी आता है फ्लेमिंग का ही। ठीक है, अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। तो आगे वहाँ पर जाकर के डायरेक्शन को बताता है,
डायरेक्शन निकालते हैं उससे, ठीक है। तो वो दिशा निकालने के काम में आता है आगे। अभी हमने किसका बारे में पढ़ा है, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। आगे राइट हैंड रूल में सेम हम चीजें करेंगे, तीनों को लंबवत रखेंगे, लेकिन ये जो दिशाएं हैं कौन किसको प्रदर्शित करेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। हमें कैसे पूछ सकता है, तो हमें एग्जामिनर कैसे पूछेगा, सिंपल पूछेगा कि ये अगर इस दिशा में है तो ये कौन सी दिशा में होगा, ठीक है। या फिर 2 नंबर में सीधा सीधा भी पूछ सकता है हमसे ये। आगे देखिएगा, एक पढ़ रहे हैं हम चुंबकीय फ्लक्स। ये दिशा हो गई है हमारे चुंबकीय क्षेत्र की। अब बात करेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम फाई से शो करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, फाई बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे इसका, फाई। अब देखो ये होता क्या है, तो कल हमने देखा था कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, ऐसे ही जाती है अंदर, साउथ से नॉर्थ। ये क्या है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। चुंबक का एक क्षेत्र होगा, एक एरिया होगा जिसके चारों तरफ उसका प्रभाव होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो आपके कोई बिंदु है, कोई एरिया ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है। इस एरिया से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, इस एरिया से, इस जगह से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो मान लिया हमने कोई भी एरिया ले लिया, इस एरिया का ए है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है यहाँ पर, बी है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे शो कर रहे हैं हम, बी से, ठीक है। दोनों के मध्य जो एंगल है अगर वो थीटा है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान क्या हो जाता है, बी ए कॉस थीटा। ये सिर्फ फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझाने में भी टाइम लग जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो सीधे सीधे हमको याद करनी है, ठीक है। तो बी ए कॉस थीटा, अगर इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो उस कारण से फाई की वैल्यू आ जाती है। इसका मात्रक होता है वेबर। कल हमने तीव्रता में एक मात्रक पढ़ा था, उसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हमने देखा था कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, लेकिन वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। और ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक इसलिए है क्योंकि वेबर ने इसके बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। इसको लिख लो। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी निश्चित एरिया से, किसी निश्चित क्षेत्रफल से, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्रफल से, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली, किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका प्रतीक फाई होता है, ये भी लिख लेना। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, फाई। क्या बोलेंगे इसको, फाई। इसका मात्रक वेबर होता है, इसका मात्रक वेबर होता है। बोर्ड पर लिखा हुआ है मात्रक, इसका मात्रक वेबर होता है। लिख लिया? चलिए डायग्राम बना लीजिएगा और ये फॉर्मूला लिख लो नीचे, फिर मैं लिखा देती हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें।
कोई भी क्षेत्र लेना है, पृष्ठ लेना है, कुछ भी ले ले, प्लेन बोलते हैं इसको। ये है हमारा पृष्ठ, ये पृष्ठ या क्षेत्र हमने लिया है। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, नीचे लिखना जहां लिख लिया। फाई तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, ये तो पता ही है। नीचे लिख लो बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, ए बराबर बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, ए बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल, ए बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल, थीटा बराबर ए बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल, थीटा बराबर बी व ए के मध्य का कोण, बी व ए के मध्य का कोण, बी व ए के मध्य का कोण। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मोटर जनरेटर का भी मेन जो सिद्धांत है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे हम मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, वो सारे के सारे इसी पर बेस्ड होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ये होता क्या है, खोज किसने करी थी, तो एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका फेराडे। किसका मात्रक होता है फेराडे, बताया था ना कल की क्लास में, धारिता का, कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है, फेराडे होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। एक ईएमआई मंथली वो भी होती है, ठीक है, वो ईएमआई नहीं है, ये ईएमआई होता है। अगर फिजिक्स के एरिया में आपसे ईएमआई बोला जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, ये होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने एक कॉयल ली है, कुंडली ली है, एक परिपथ लिया है, ठीक है, ये कंडक्टर वायर है जिसको मैंने गोल गोल घुमा दिया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस में और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसका प्रतीक है, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का है। ये किसका है, किसी भी कॉइल का।
बीच में 2 लाइन खींचनी है, यही शो करेगी कि EMI हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, ये शो करने का तरीका है। बन गया? ठीक है, नीचे लिखो, किसी धारावाही चालक तार किसी धारावाही चालक तार के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो? चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो किसी धारावाही चालक तार के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसी धारावाही चालक तार के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके निकट रखे अन्य चालक तार में, उसके निकट रखे अन्य चालक तार में उसके निकट रखे अन्य चालक तार में उसके निकट रखे अन्य चालक तार में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है या विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर है ये बात? डायग्राम बना लिया। नीचे लिखो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। वो वाम हस्त था ना, ये दक्षिण हस्त, दोनों। पहले हमने किया था, सुनो मेरी बात, पहले हमने किया था सिंपल राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग नहीं था उसमें, राइट हैंड रूल किया। फिर हमने किया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब हम कर रहे हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। समझ में आई चीज? राइट हैंड रूल जो सिंपल वाला राइट हैंड रूल है, कंफ्यूज मत हो, 3 नियम है। सिंपल वाला राइट हैंड रूल है, उसमें सिर्फ ये है, ठीक है, सिर्फ ये है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये है। फ्लेमिंग सिर्फ इनकी बात करता है, दोनों हाथों से। लेफ्ट हैंड में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, राइट हैंड में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दिशा बताएगा। ठीक है, नीचे लिखना फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। चलो इसमें मैं लिखवा नहीं रही हूं कि तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, लंबवत, पता है ना? सीधा सीधा लिख लो, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, लिख लो, तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। ऐसे लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अंगूठा, तर्जनी, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, 3 of these are perpendicular of each other। तीनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत। अंगूठे में लिखो, ये चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करता है। अंगूठे में डैश लगा के लिखो, चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करता है, चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करता है, चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करता है, चालक की गति की दिशा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तर्जनी में लिखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी में लिखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
मध्यमा में लिखो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। देख लिया? तो राइट हैंड रूल हो गया। वापस से 3 अंगुलियां ऐसे कैसे करेंगे? ये चालक की गति की दिशा बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो ये अंगुली किसकी दिशा में होगी? प्रेरित विद्युत धारा की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिक करंट इसमें जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन किधर है, ठीक है, वो ये बता देगी। आगे लिखो फैराडे के नियम, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ही है, फैराडे के नियम, और लिख लो, सिंपल है नियम पहला वाला, उसमें कुछ नहीं है। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, मैंने बोला ना 3 नियम है, 2 फैराडे ने, 1 लेंज ने दिया, तो लिखो फैराडे के नियम। और फैराडे के नियम में लिखो जब किसी बंद कुंडली, जब किसी बंद कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी बंद कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय बल रेखाओं में, एक ही बात है ये, जब किसी बंद कुंडली का मतलब ये परिपथ जो हमने बनाया था, ये परिपथ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। जब किसी बंद कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जब किसी बंद कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, हमने पढ़ा था विद्युत वाहक बल क्या होता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखा रखा है ये मैंने पहले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं यह बल तभी तक कार्य करता है, एवं यह बल तभी तक कार्य करता है जब तक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब तक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब तक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, तो मतलब समझ में आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब करंट का मान कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। दूसरा बोले कि चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो भी वही बात है। अगर तीसरा बोले कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो भी वही बात है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु है, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा फैराडे का सेकंड रूल, दूसरा नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लिख लिया, ये नीचे फॉर्मूला लिख लो, E समानुपाती डी फाई बाई डी टी, और ब्रैकेट में बंद कर लो इसको। ये फॉर्मूला लिखो, स्मॉल e समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल डी फाई अपॉन डी टी, ब्रैकेट में बंद कर लो। नीचे लिखो E बराबर विद्युत वाहक बल, स्मॉल e बराबर विद्युत वाहक बल, फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स अभी पढ़ा था ना हमने, इसका मात्रक वेबर होता है। फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स लिख लिया। तो ये फेराडे के नियम है। सिंपल सी बात उसने बोली है कि अगर इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है, ठीक है। और इसके कारण ही दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, वो ठीक है, आगे की बात है। दूसरे नियम में उसने क्या बोला कि ये जो जनरेट हो रहा है ना ई, ये ई जो है इन चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। और ये तभी तक कार्य करेगा तब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये दोनों नियम किसने दिए हैं? फेराडे ने। सिंपल नियम है। अब देखो लेंज ने क्या नियम दिया। लेंज ने जो नियम दिया, लेंज ने ये बोला कि ये जो ई है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या करता है, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। किसका विरोध करेगा? उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब क्या है? ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी के आगे की बात करेगा ये नियम तो किसने दे दिया था? फेराडे ने दे दिया था। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर हम ई को, इस समानुपाती को हटाएंगे, बराबर के रूप में लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यही कह रहे थे। यहाँ पर इसने कांस्टेंट को क्या माना है? एन माना है, और ये डी फाई बाई डी टी ऐसे कैसे आ गया। अब इसने यहाँ पर एक माइनस लगा दिया, एन के आगे क्या लगा दिया? एक माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इससे पूछा लोगों ने कि भाई तूने माइनस का चिन्ह क्यों लगाया? एन लगाया, समझ में आया समानुपाती नियतांक है, एक कांस्टेंट है, इसलिए तूने एन लगा दिया। लेकिन माइनस किस आधार पर लगाया तूने? तो बोलता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसके कारण ही मैंने क्या लगाया है? माइनस लगाया है। ये इसका विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है कि नहीं, मैं उत्पन्न नहीं होना चाहता, वही चीज है। तो इसके कारण से क्या लगा दिया? यहाँ पर माइनस लगा दिया। इसको लिख लें तो नीचे लिखो लेंज के नियम। पहले हमने क्या लिखे हैं? फेराडे के नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अब लिखना है हमको लेंज का नियम। लेंज का नियम, इसमें लिखो प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, अच्छा आपसे प्री में डायरेक्टली पूछा गया है, प्री में अभी नहीं, पहले पूछा गया है, ये अभी सिलेबस में नहीं है आपके फिजिक्स, तो अगर 2 नंबर में भी पूछ सकता है लेंज का नियम क्या होता है। अभी जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबकत्व, आपके है ना सिलेबस में विद्युत चुंबकत्व टॉपिक लिखा हुआ है। जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है फिजिक्स में, या फिर जो फिजिक्स से नहीं है, जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है, उन्हें क्या लगेगा कि यार ये क्या ही पूछ लिया लेंज का नियम, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। जिससे इस बार मुझे लगा था कि ये थार्ड क्या है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। थार्ड एक्चुअली में आपकी कोई एक संगठन है जो किसमें आईआर और पॉलिटी में आता है, ठीक है। तो ये मुझे आया नहीं था, या फिर इंस्टेंटली दिमाग में क्लिक नहीं किया था उस टाइम पर मेरे, ठीक है। वैसे ही अगर लेंज का नियम पूछ लिया उसने 2 नंबर में, तो हमें 2 नंबर में क्या लिखना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण उसकी उत्पत्ति होती है, और नीचे ये फॉर्मूला लिख दो, बस पूरे में से पूरे नंबर, कोई 1/4 नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो नीचे फॉर्मूला लिख लो, E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। परिभाषा नहीं लिखाई क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है, 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 उस कारण का विरोध करता है,
उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। नीचे फॉर्मूला लिख लो, E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, जहां n बराबर, ब्रैकेट में बंद करो इसको, पूरा डब्बे में बंद कर लो, जहां n बराबर कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कुंडली में फेरों की संख्या, जहां n बराबर कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, मतलब ये हम कोई कॉइल कुंडली बना रहे हैं तो इसमें कितने ये टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स एक कांस्टेंट ही है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कुंडली पर डिपेंड करेगा। ये क्लियर है? चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ये पूरा का पूरा सिद्धांत, क्या चीज होती है क्या नहीं होती। अब हम 3 मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे, 3 क्या 4 ही पढ़ लेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? तो एक पढ़ेंगे हम मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। एक हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, क्या कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पढ़ेंगे हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। एक पढ़ेंगे हम सेल के बारे में कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये 4 होते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीनों चैप्टर में एक ही साथ पढ़ा रही हूँ आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी इलेक्ट्रिक की बातें थी, इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमने करी। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म की बातें करी हमने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन की बातें कर रहे हैं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें, और ये 4 युक्तियां हैं, ये 4 उपकरण हैं, मैं सीधा सीधा कह सकती हूँ। सबसे पहले हम मोटर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मोटर क्या चीज है। विद्युत मोटर, पूरा नाम क्या है इसका, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये मोटर क्या होती है, सबसे पहली बात कि ये मोटर हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जो इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। यही तो होता है ना, पंखे की मोटर घूम रही है, मतलब पंखे में क्या है, हम करंट दे रहे हैं, करंट उसमें किस में कन्वर्ट कर रहा है, घुमाने में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये मोटर का क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। उसके बाद में हम मोटर में होता क्या है, तो देखना मोटर जो होती है ना, उसमें आपके कुछ भाग होते हैं। मैं वो भाग बना दे रही हूँ यहाँ पे, किस प्रकार से होती है ये इसकी आर्मेचर है, और इस आर्मेचर में ही कुंडली लगी होती है। ये बीच में आपकी शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट को बाहर हम एक सर्किट से जोड़ देते हैं। तो ये शाफ्ट यहाँ पर क्या करती है, घूमती है। यहाँ पर हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे पंखे की मोटर में पंखुड़ी हमने लगा दी। नॉर्मली अगर चक्की की मोटर है तो हमने सिर्फ फैन बेल्ट लगा के चक्की को घुमा लिया। अरे भाई शाफ्ट नहीं होती क्या मोटर की बाहर निकली हुई, नहीं समझ में आया? हाँ वो दिखता है ना, वो तो बाहर जो छोटा सा लगा होता है वो शाफ्ट होती है, ठीक है। अब इस सर्किट की बात करें कि सर्किट में हम क्या करते हैं। सर्किट में हम सिंपली क्या करते हैं, बाहर इसको जोड़ देते हैं 2 तारों से। अब इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, मोटर के खूब भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं तो देखो, अगर डीसी मोटर होगा तो इसमें कम्यूटेटर लगा होता है, इसे हम कहते हैं हिंदी में दिक् परिवर्तक, इसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इसमें एक आर्मेचर होती है। ये आर्मेचर क्या होती है, तो आर्मेचर की हम पहले बात कर लेते हैं, दिक् परिवर्तक डीसी मोटर में बात करेंगे। आर्मेचर एक नॉर्मल कुंडली होती है, या फिर अगर आपने कभी किसी मोटर को खुला हुआ देखा हो तो तांबे के बहुत सारे वायर आपस में यूं घुमे हुए रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। और वही क्या हो जाएगी, इसकी कुंडली। तो अगर आप मोटर को देखोगे तो वो चारों तरफ से घिरी हुई रहती है। ये जो शाफ्ट होती है जो घूमती है ना उसकी, वो उसके चारों तरफ से क्या होती है, घिरी हुई रहती है। किससे, आर्मेचर से। और उसके बीच में से क्या जाती है, शाफ्ट जाती है। तब होता क्या है ऐसा, तो भाई ये आर्मेचर एक हो गई, दूसरी इधर हो जाती है, 2 अलग अलग हिस्सों में बटी होती है वो आर्मेचर। और होता क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, चेंज होगा, तो इसमें एक धारा बहने लग जाएगी। यही पढ़ा है ना मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसके अगर उसमें चेंज होगा तो इसमें क्या होने लग जाएगी, धारा बहने लग जाएगी। दोनों में चेंज होता है फ्लक्स में, तो ये घूमने लग जाता है भाई साहब बीच में शाफ्ट।
बस ये क्या है हमारी मोटर का मुख्य सिद्धांत। तो मोटर का सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसमें आर्मेचर पाई जाती है, एक शाफ्ट पाई जाती है, और डीसी मोटर में कम्यूटेटर्स पाए जाते हैं। ये कम्यूटेटर क्या करते हैं? एसी मोटर में आपकी कुछ इस प्रकार से धारा आएगी, डीसी मोटर में ये क्या करेंगे? ये धारा जो है एक ही दिशा में प्रवाहित हो उसको क्या करते हैं? संभव बनाते। क्लियर है ये बात? इसमें कुछ लिख लेते हैं, डायग्राम में दूसरा बनाऊंगी, वो आप लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा विद्युत मोटर, हेडिंग डाल लीजिएगा। विद्युत मोटर, और उसमें लिखिएगा यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। उपयोग पंखे में, कूलर में, फ्रीज में, अनेक विद्युत उपकरणों में, अनेक विद्युत उपकरणों में, प्रयोग में लिख लेना अनेक विद्युत उपकरणों में, अनेक विद्युत उपकरणों में, अनेक विद्युत उपकरणों में, अनेक विद्युत उपकरणों में। ठीक है, आगे लिखो। इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला लिखो आर्मेचर, पहला लिखना है आर्मेचर। डायग्राम बाद में बनाना है, पहले आप लिखो इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला लिखो आर्मेचर, डैश लगा के लिखो आर्मेचर में नर्म लोहे की क्रोड पर, नर्म लोहे की क्रोड पर, क्रोड ऐसे लिखना है, नर्म लोहे की क्रोड पर कुंडली को लपेटा जाता है। नर्म लोहे की क्रोड पर कुंडली को लपेटा जाता है, कुंडली को लपेटा जाता है। ठीक है, इसी में लिखो आगे, कुंडली में फेरों की संख्या से, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि से, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि से मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है, मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है, मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो पावर होती है मोटर की वो इंक्रीज हो जाती है। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि से मोटर की शक्ति में वृद्धि होती है। यह कुंडली तांबे के तारों की बनी होती है। यह कुंडली तांबे के तारों की बनी होती है। यह कुंडली तांबे के तारों की बनी होती है। लिख लिया? आगे लिखो आर्मेचर। हाँ, आर्मेचर लिखा है। नंबर 2 पर लिखो कम्यूटेटर। इसे बोलते हैं हम दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर। इसमें लिखो परिपथ में विद्युत धारा के, परिपथ में विद्युत धारा के
परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को, परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है, उल्टा कर देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चले ये डायग्राम बना लो फटाफट से। ये दो चुंबक हैं बड़े, एक नॉर्थ है, ये साउथ है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या बनाना है, पावर के लिए हम यहाँ पे बैटरीज भी जोड़ देते हैं। बैटरी का सिंबल ये होता है, अगर कभी आपको ये भी मिल जाए ना कहीं पर तो डरना नहीं है, ये बैटरी का सिंबल होता है। ठीक है, ये की है, स्विच है बंद और चालू करने का। ठीक है, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल दो तार निकाले हैं। ये जो है इन्हें हम कहते हैं ब्रशेज, ब्रश, और ये है हमारे कम्यूटेटर। ये हो जाएगी शाफ्ट। बना लिया, हो गया विजेंद्र? ठीक है, नीचे लिखो, विद्युत मोटर में स्थायी चुंबक की तुलना में, विद्युत मोटर में स्थायी चुंबक की तुलना में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। 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 ठीक है, नीचे लिख लो, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला लिखो, विद्युत जनरेटर। हाँ, वो दो पार्ट ही नहीं होते, उसके 4-5 पार्ट कर देते हैं। 4 कर देते हैं तो 2 मिला के 1 बना लेता है, 2 मिला के 1 बना लेता है। वो ऐसे ही उन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उनको। तो
कभी जो मोटर सुधारते ना उनकी दुकान पर जाके देख लेना, तो मोटर बांध रहा हूँ मैं, मतलब क्या करता है वो उस तांबे के तारों को लपेटता है उनके चारों तरफ, वो मोटर बांधने का काम होता है। एसी में कैसी लगी होगी, मैंने खोल के नहीं देखी कभी। नॉर्मल मोटर होती है, आप नॉर्मल से नॉर्मल मोटर देखोगे ना तो टीवी, कभी फूटा हुआ टीवी देखा है, उसमें भी एक मोटर लगी हुई होती है, उसमें भी देखना ध्यान से, इतना छोटा सा उसमें वो होता है, उसमें चारों तरफ से कुंडली लपेटी होती है। बैटरीज जो होती है हमारी, उनमें भी छोटी सी मोटर होती है, सब में मोटर होती है, थोड़ी छोटी छोटी। आप किसी भी चीज़ को फोड़ के देख लो घर पे जो फालतू में पड़ी है कबाड़े की, घर पे जाओगे ना राखी पे जब जाओगे तो कबाड़े में सामान में जाना, गांव में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है ऐसी, ठीक है, जाना फोड़ना उसको और देख लेना, उसमें आराम से दिख जाएगा, ठीक है। चलें, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। विद्युत जनरेटर, सिद्धांत सेम, EMI विद्युत मोटर हमने पढ़ा, ऐसा ही दूसरा पढ़ना विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर इसमें हम पढ़ेंगे सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नीचे लिखना, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ, मोटर का जस्ट विपरीत, जनरेटर वही तो होगा ना। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला, क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट, क्षेत्र चुंबक। दूसरा, आर्मेचर। क्षेत्र चुंबक में लिखाने का तो कुछ है नहीं भाई, एक चुंबक होती है, मोटर में भी थी N और S, ठीक है, दो पोल थे। दूसरा आर्मेचर, इसे हम कुंडली कह देते हैं, वही नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाया जाता है। फेरों की संख्या में वृद्धि से जनरेटर जो होता है शक्तिशाली होता जाता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, सर्पी वलय। आगे क्या लिखना है हमको, सर्पी वलय। सर्पी वलय में देखिएगा हमको जो मेन लिखना है, हाँ, जैसे हमने देखा कि ये हमारा मोटर और जनरेटर का डायग्राम सेम बनेगा, दोबारा डायग्राम बनाने की हमको जरूरत है नहीं। ये है, इसमें उल्टा काम हो जाएगा, शाफ्ट को घुमाएंगे तो हमारा सर्किट चल जाएगा। पहले क्या हो रहा है, सर्किट चला रहे थे, शाफ्ट घूम रही थी, अभी शाफ्ट को घुमाएंगे तो सर्किट में करंट आ जाएगा। जनरेटर का काम ही यही होता है ना, घुमाएंगे तो करंट आता है, लाइट आती है। तो अभी होगा क्या, यहाँ पर क्या जुड़ी हुई थी हमारी, पहले ब्रशेस थी, ब्रशेस थी, तो ब्रशेस के जस्ट पहले से मान लो ये कोई ब्रश है। ब्रश का मतलब जहां से आपका तार जुड़ा हुआ है। ब्रशेस वो एंड पॉइंट है शाफ्ट का जहां से तार जुड़ा हुआ रहता है। तो ब्रशेस के पहले एक छोटा सा सर्पी वलय पाया जाता है। ये सर्पी रिंग्स क्या करती है, तो ये सर्पी रिंग शाफ्ट को ब्रशेस से जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा काम मैं बताती हूँ, तो ये इफिशियंसी इंक्रीज करती है, इफिशियंसी क्षमता में क्या करती है, वृद्धि करती है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं सर्पी वलय, इनमें लिखिएगा डैश लगा के। वहां नहीं है, पंखड़ी लगाते हैं वो ये वाला भाग है, वो मोटर का भाग है, ठीक है, यहाँ पंखड़ी लगाते हैं। ये वो भाग है जो शाफ्ट के दूसरे किनारे से जहां पर हम उसको करंट दे रहे हैं वहां पर जुड़ा रहता है, समझ गए। तो ये वहां पर होती है सर्पी रिंग्स और ब्रशेस दोनों। तो सर्पी वलय में लिखिएगा, यह कुंडली के घूमने के साथ साथ, जैसे शाफ्ट घूमती है ना वैसे वैसे ये घूमता रहता है। यह, हाँ सॉरी, कुंडली नहीं है, शाफ्ट के घूमने के साथ साथ घूमता रहता है।
ये शाफ्ट के घूमने के साथ साथ घूमती रहती है। एवं ब्रशेस के, हिंदी में इसको ब्रशेस ही बोलेंगे, लिखने में इंग्लिश में तो ब्रशेस हो जाती है। एवं ब्रशेस के एक हिस्से से जुड़ी होती है। एवं ब्रशेस के एक हिस्से से जुड़ी होती है। एवं ब्रशेस के एक हिस्से से जुड़ी होती है। दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सेम डायग्राम मोटर में जो है वैसा का वैसा किस में बनेगा, जनरेटर में। काम क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा। इसमें कम्यूटेटर डीसी में रहता है, ठीक है। उसमें भी सेम चीज पाई जाती है, मैंने उसमें आपको सर्पी रिंग्स नहीं बताई, उसमें ब्रशेस मैंने ऐसे बनाई है ब्रशेस, ठीक है, और यहाँ पर कम्यूटेटर बना दिए थे, ऐसे ही था, ऐसे ही बनाया था मैंने यहाँ पे नीचे, और यहीं से सर्किट बनाया, फिर ऐसे करके देखो, दो ब्रशेस बनाई है और दो ऊपर कम्यूटेटर बनाए हैं, और यहीं से क्या बना दिया है, दो ब्रशेस बनानी है जिससे शाफ्ट जुड़ी हुई है आपके, और यहां से मैंने कम्यूटेटर बना दिया। इसमें क्या करना है हमें, ये जो ब्रशेस है उसमें भी होती है सर्पी रिंग्स, यहां पर लगी होती है सर्पी रिंग्स, दोनों में होती है, मैंने एक जगह लिखा दी है, अगर वहां आर्मेचर लिखा दी है तो यहाँ पे मैंने सर्पी रिंग्स लिखा दी है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो दोनों में चीज होती है, बस मोटर और जनरेटर में काम उल्टा होगा, बाकी चीजें सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं करना। ये दिख रहा है ना, ये है हमारी सर्पी रिंग्स, क्लियर है ये बात। सुनो आपकी जो मैं बता देती हूँ, जैसे ये हमने इधर से पावर दिया उसको, मोटर को जोड़ दिया इधर से, ठीक है, ये घूमेगी, घूमी, हमने यहाँ लगाई है वो पंखुड़ी, ठीक है, तो ये घूमेगी, फिर वो पंखुड़ी इसके घूमने से साथ साथ में पंखुड़ी घूमती रहती है। अटैच किया, उसको शाफ्ट बोलते हैं, जो गोल गोल घूमता है ना उसको हम शाफ्ट बोलते हैं। जैसे ये तो नहीं, अगर आपने सीलिंग फैन देखा होगा तो उसमें देखना एक अंदर से एक छोटा सा डंडा सा निकल रहा होता है, वो घूमता है। कई बार जब वो खराब हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको भी घुमाता है, किसको, जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है उसको भी घुमाना स्टार्ट कर देता है, फिर पंखा आवाज करता है खट खट खट, कि वो घूमता रहता है ऊपर से, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, समझ में आ गई ये बात अब जी ठीक है। कुछ लिखना है आगे, आप लिखिएगा नोट डाल के। एसी जनरेटर से उत्पन्न धारा का मान, एसी जनरेटर से उत्पन्न धारा का मान, एसी जनरेटर से उत्पन्न धारा का मान कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल, एसी जनरेटर से उत्पन्न धारा का मान, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल, घूर्णन गति, कॉमा शाफ्ट की जितनी भी घूर्णन कैपेसिटी है जिस हिसाब से वो रोटेट कर रहा है, कॉमा घूर्णन गति एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। भारत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 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 लिख लिया, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया है, जनरेटर हो गया। 2 पॉइंट बचे हैं, सेल और ट्रांसफॉर्मर। तो मैं ट्रांसफॉर्मर करा देती हूँ, सेल कल कराएंगे और कल की क्लास में हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, हम केमिस्ट्री चालू कर देंगे। ठीक है, फिजिक्स में क्या था, यही तो बचा था हमारा पॉइंट, मैग्नेटिज्म वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एनएमआर और एमआरआई। तो ऊष्मा करा दिया मैंने, नाभिकीय संलयन और विखंडन करा दिया मैंने, आप देख लेना उसमें। ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी बची है वो मैं करा दूंगी। कल की क्लास में हमारा क्या होगा, एक तो हम पढ़ेंगे एनएमआर, एक एमआरआई, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो कल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी हमारी, यहीं पर हो जाएगी। ये रेडियो एक्टिविटी तो केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ट्रांसफॉर्मर की मैं बात कर रही हूँ। ट्रांसफॉर्मर में कुछ इस हिसाब से, मैं ज़्यादा बना नहीं रही हूँ अच्छा वाला डायग्राम, क्योंकि वो मुझसे बनेगा नहीं। ट्रांसफॉर्मर में 2 कुंडलियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती है, कुछ हिसाब से रहती है। होता क्या है, या फिर अगर मैं बात करती हूँ पहले वाला डायग्राम ही, वही ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ही समझा देती हूँ। ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डायग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये N1 है क्या, कुंडली में फेरों की संख्या पहली कुंडली में, ये N2 है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, ये I1 है प्रथम कुंडली में एम्पियर, ये V1 है प्रथम कुंडली का, प्रथम परिपथ का वोल्टेज। क्लियर है, ऐसा ही दूसरी में हो जाएगा, N2, I2 और V2। क्लियर है। अब होता क्या है, तो सबसे पहला बात, सिद्धांत होता है इसका अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, जनरेटर मोटर का क्या था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक आगे वाला स्टेप है, एक वापस स्टेप है। इसमें क्या होता है, ये इसको प्रेरित करता है, ये इसको प्रेरित करता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, दोनों के बीच में इंडक्शन होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, अन्योन्य प्रेरण। यानी कि जो प्रेरण पहले क्या हो रहा था, ये इसको प्रेरित करके इसमें फ्लो करवा रहा था, तो ये दोनों में होता है, ये इसको करवाता है, ये इसको करवाता है। क्लियर है बात। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होते हैं उच्चाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है। ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेंगे, यहां पर V1 जो होता है वो V2 से क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, ये उस वोल्टेज को इंक्रीज करके हमें देते हैं। करते हैं। कई करंट ट्रांसफॉर्मर्स भी होते हैं जो करंट में यानी कि विद्युत धारा को कम या ज्यादा करने का कार्य करते हैं। बात समझ में आई। एक होते हैं वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, सामान्यतः इन्हें ही ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। एक होते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर्स, हमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ने हैं। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप, यानी कि ये जो वोल्टेज हम देंगे उसको इंक्रीज करके हमको देंगे, उसमें वृद्धि करके हमको देंगे। ठीक है, तो V1 जो हम दे रहे हैं, V2 जो हमें मिल रहा है, तो V2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऊंचाई मतलब ये उसको ऊपर करके हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अपचाई V1 ज्यादा हो जाएगा, V2 कम हो जाएगा। मतलब क्या, जो हम देंगे उसको कम करके हमें वापस देंगे। आप इसको समझ लेना। अपचाई ट्रांसफॉर्मर हमारी कॉलोनी के बाहर लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, तो हमेशा याद रखना, जितना भी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है, एक जगह से दूसरी जगह बिजली जाएगी, जितनी भी हाई टेंशन लाइंस हैं, वो सारी की सारी हाई वोल्टेज पर कार्य करती है। हाई वोल्टेज 11,000 केवी से ऊपर, सॉरी 11,000 वोल्टेज से ऊपर, 11 केवी से ऊपर। 11,000 केवी नॉर्मल जो लाइंस होती है, हम देखते हैं खंबे होते हैं, वो 11,000 केवी उनमें ट्रांसमिशन होता है। इंडिया में 11,000 केवी पर भी होता है, आपके 32,000 केवी पर भी होता है, 720 केवी पर भी होता है, आपके 720 केवी नहीं,
72,000 केवी इसको बोलेंगे, 72,000 केवी बोल देंगे, वहां पर भी होता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेंगे कि जो 11 केवी आ रहा है, 11,000 वोल्टेज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? ग्रिड से। ग्रिड से ही आती है लाइट नॉर्मली, ग्रिड से किस में आता है? अपने घरों तक, कॉलोनी के बाहर तक 11 केवी में। कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, अगर गांवों की बात करूं तो घर के बाहर कहीं लगा होता है एक, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉलोनी के बाहर लगा हुआ ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा होता है? सीधा सीधा अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। घरों में 440 वोल्ट आता है भाई, सामान्यतः 440 वोल्ट 16 एम्पियर घरों में आने वाली बिजली ये होती है हमारी। और मैम जो अपन से खेत होते हैं वहाँ पे देखते हो बड़े-बड़े होते हैं, उनमें कितना भी बड़ा हो, नॉर्मल आपने जो काम होता है। अच्छा आप खेतों की बात कर रहे हो तो भाई वोल्टेज सेम रहता है 440 वोल्ट, लेकिन एम्पियर्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 3 फेज लाइट आती है, घरों पे अपने आती है 1 फेज सिंगल फेज लाइट आती है भाई। इसीलिए तो गाँव में फुल और डिम का सिस्टम है। फुल लाइट तीनों फेज आते हैं, डिम लाइट 1 फेज आता है, ठीक है। सुना होगा ना, गाँव में रहते हो, फुल और डिम लाइट मतलब फुल लाइट का मतलब क्या है? तीनों फेज आते हैं, तीनों फेज आते हैं तभी वो बोरिंग वाली मोटर चलती है, इतने नहीं चलती वो, कि वो काम ही 3 फेज पे करेगी। सिंगल फेज आ रहा है तो सिंगल फेज की मोटर चलेगी, जैसे पंखे में है, कूलर में है, वो सिंगल फेज मोटर्स होती है हमारी, ठीक है। तो ये सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर का सिस्टम है, एम्पियर्स का सिस्टम है, बाकी वोल्टेज अपना यही रहता है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब चाई ट्रांसफार्मर क्या करेंगे? वोल्टेज को कम करके देंगे, जो 11,000 वोल्टेज आ रहा है ग्रिड से उसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके देंगे। यानी कि घरों में हमें कितना चाहिए? 440 वोल्ट भी चाहिए होता है, कई जगह 220 वोल्ट पर भी कार्य करता है, ठीक है। ज्यादा आती है तब, ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है। कम ज्यादा कैसे होती है लाइट? जब कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बीच में तार से भिड़ जाता है। देखो एक चीज जो नॉर्मली कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि अगर सही तार भिड़ गए तो रोशनी होगी, गलत तार भिड़ गए तो क्या हो जाएंगे? धमाके होंगे, ठीक है। और यही बात शादी के बारे में भी कही जाती है कि 2 तार अगर सही भिड़े तो रोशनी ही रोशनी होगी, और 2 तार अगर गलत भिड़े तो लड़ाइया ही लड़ाइया, मतलब धमाके ही धमाके होंगे, ठीक है। तो वही शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, और शॉर्ट सर्किट के कारण कहीं और शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है, और वो जो इफेक्ट करता है वो पूरी लाइन को इफेक्ट करता है। कि क्लोज्ड सर्किट है ना भाई, यही तो मैं इतनी देर समझा रही हूँ, क्लोज्ड सर्किट है। जब कभी भी करंट फ्लो हो रही है, क्लोज्ड सर्किट है, सारे सर्किट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब भाई किसी एक के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, वो सबको अफेक्ट करता है, क्योंकि सबके घर में कम या ज्यादा लाइट आती है। क्या लगाते हैं? ऐसे ऐसे नहीं समझूंगी। वो ये मूवी है ना सलमान खान की रेड्डी, उसमें ये करता है ना, वो हो गया मुझे, वो का वो हो गया। वो हमने कल बता दिया, कल बात कर ली हमने उसकी। फ्यूज वायर आजकल बात कर रहे हो, चलो वापस से बता देती हूँ। एमसीबी बॉक्स, हाउस वायरिंग की बात हमने कल कर ली है। एमसीबी बॉक्स फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट बॉक्स। ये मिनिएचर सर्किट बॉक्स आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न प्रकृति के आ चुके हैं, क्योंकि मीटरिंग जो है वो एडवांस मीटरिंग होने लग गई है। पहले मेरी बात सुन लो, एडवांस मीटरिंग होने लग गई है। एडवांस मीटरिंग में क्या होता है, आजकल तो ऐसे मीटर आने लग गए हैं कि बिल लेने वाला ही घर पे नहीं आता है, अपने आप बिल जाता है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे ही उनमें टाइम लिमिट डाल देते हैं कि इतना टाइम होते ही, 1 महीना होते ही तुम हमको मैसेज कर दोगे, वो मीटर अपने आप ही वो काम कर देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडवांस मीटरिंग होने लग गई, ठीक है। पूरा सब्जेक्ट चलता है एडवांस मीटरिंग का, जब बीटेक करते हैं तो पूरा एडवांस मीटरिंग का पूरा सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही एमसीबी में पुरानी वाली बात कर रही हूँ, नई वाली तो बहुत ज़्यादा एडवांस है। पुरानी अगर हम गाँवों में बात करेंगे तो अभी भी गाँवों में यही चीज़ है। इंडिया अगर हम ये कहें कि पिछड़ा हुआ है, लोगों ने रखा हुआ उसको पिछड़ा हुआ, क्योंकि गाँव में लोग बिजली की चोरी करते हैं, और बिजली की चोरी के लिए उनको एडवांस मीटरिंग में वो चोरी नहीं कर सकते, इसीलिए हम एडवांस मीटरिंग कहते हैं। आप एमसीबी से चोरी नहीं कर सकते हो। एमसीबी से चोरी करने के लिए आपको बिजली का ज्ञान होना आवश्यक होता है कि कैसे करनी है एमसीबी से चोरी। अगर नहीं आती है, नॉर्मली अगर मैं फ्यूज़ की बात करती हूँ तो एमसीबी जो होती है पहले ऐसे होती थी, 2 कटआउट होते हैं, कटआउट ही बोलते हैं गाँवों में उसको। 2 इस प्रकार से ऐसे होते हैं, और 2 इनमें लगाने के होते हैं, ऐसे ही कुछ इनके 2 हिस्से होते हैं बाहर जो जोड़ने के होते हैं, ठीक है। 4 हिस्से मैंने बनाए हैं। देखो
ऊपर मीटर लगा हुआ होता है, मीटर से एक लाइन इसमें आती है, दूसरी लाइन इसमें आती है, ठीक है। अब एक होता है फेज वायर जिसमें लाइट आती है, एक होता है न्यूट्रल वायर जो अपने सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। लाइट ऊपर आ गई, ये मीटर से लाइट आ रही है, ये कौन सा हो गया हमारा मेन फेज वायर हो गया जो मीटर में आ रहा है। मीटर में आने के बाद में दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है इसको ऐसे, ऐसा भी लग सकता है, ठीक है। फिर इनको इसमें लगाया जाता है। तो अगर आप फ्यूज वायर नहीं लगाओगे तो घर में लाइट नहीं आएगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसमें भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा अगर फ्यूज वायर नहीं लगाओगे। तो यही तो होता है, जब फ्यूज उड़ जाता है तो बोलते हैं फ्यूज उड़ गया भाई, लगा क्या हो, वापस से फिर आएगी लाइट, सर्किट कंप्लीट करना होता है हमको, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज वायर। अब उसमें क्या हुआ था, कौन सी मूवी थी वो तुम्हारी, हम साथ साथ है, ठीक है। उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने क्या किया था, इसको हटा दिया था, सर्किट को ब्रेक कर दिया था बीच में से, ठीक है। नॉर्मली भी यही होता है ना कि आपके जितना भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अब वो एमसीबी लगाने से थोड़ा सा बच जाते हैं कि ये जो मीटरिंग होती है, स्मार्ट मीटरिंग की जगह ये वाली मीटरिंग होती है तो उनके लिए आसानी होती है। तो हर एक अपार्टमेंट का अलग उनके पास क्या होता है, नीचे कंट्रोल जो यूनिट होती है उनमें अलग अलग एमसीबीज लगी होती है हर एक की। तो ये जो मीटर है, अगर हम देखें कोई सीरीज़ वगैरह देखी हो तो उसमें देखते हैं हम कि वो नीचे से उस बॉक्स को ही हटा देते हैं, फ्यूज़ वायर बॉक्स को हटा देते हैं। फ्यूज़ वायर बॉक्स को हटाने का मतलब कि ये जो कटआउट है इसको वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, सर्किट ब्रेक हो जाता है, घर में लाइट नहीं जाती है, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज़ को? तो ये वो वाली बात है। हाँ वो सारे एडवांस है, उसमें हमको कुछ, उसमें सिर्फ स्विच को ऊपर नीचे करना है और कुछ है हमारे इसमें करने वाली चीज़, ठीक है। एक सिस्टम होता है जहाँ पर मेन लाइट आती है, वो उसी से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनिशियल प्रोवाइडेशन, ठीक है। उसमें कोई वो होता नहीं है, वो तो नॉर्मली जो फिटिंग वाले आते हैं वो कर जाते हैं। चलें स्टार्ट करें हम। ट्रांसफॉर्मर लिखिएगा, इसमें लिखिएगा यह युक्ति, यह युक्ति, उपकरण, उपकरण, यह उपकरण, यह उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊर्जा संरक्षण, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें आवृत्ति का मान समान होता है, इसमें आवृत्ति का मान समान होता है, इसमें आवृत्ति का मान समान होता है। इसमें आवृत्ति का मान समान, तीन चीजें लिखनी है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें आवृत्ति का मान समान होता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे घुमाया जाता है? तो पूछेगा ट्रांसफॉर्मर का कार्य है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, वोल्टता को उच्च या निम्न करना। तो हम क्या जो सोचते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ही करता होगा, तो टिक लगा देता है, लेकिन करता क्या है, ये वोल्टता को कम या ज्यादा करता है। तो नीचे लिखो कार्य और उसमें लिखो वोल्टता को कम या ज्यादा करता है, वोल्टता को कम या ज्यादा करता है, वोल्टता को कम या ज्यादा करता है। वोल्टता को कम या ज्यादा करता है। देख लिया? डायग्राम बना लो ऐसे कैसे, सेम वही है इंडक्शन वाला ही, I1 N1 V1, I2 N2 V2, I1 N1 V1, I2 N2 V2।
बना लिया। नीचे ये फॉर्मूला लिख लो, V1/V2 बराबर I2/I1, लिख लिया, ब्रैकेट में बंद कर लो इसको। आगे लिखो ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो स्टेप अप, इसमें लिखो, हिंदी में भी लिख लो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसमें लिखो V1 लेस देन टू V2, V1 लेस देन टू V2। समझ में तो आ रहा है V1 V2 क्या है? लिख लो ये वोल्टता में वृद्धि करते हैं, नीचे लिख लो वोल्टता में वृद्धि करते हैं, वोल्टता में वृद्धि करते हैं। वोल्टता में वृद्धि करते हैं। दूसरा लिखो अपचाई, स्टेप डाउन, दूसरा लिखो अपचाई स्टेप डाउन। वोल्टता में कमी करते हैं, V1 ग्रेटर देन टू V2, V1 ग्रेटर देन टू V2। ठीक है, तो आगे की बात हम